Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I'm Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 2nd of October 2024. Without getting delay, let's get started. हमारी पहली न्यूज है इंडिया चाइना के बॉर्डर के रिगार्डिंग सिचुएशन अलोंग चाइना बॉर्डर स्टेबल बट नॉट नॉर्मल ट्रस्ट बिगेस्ट कैजुअलिटी आर्मी चीफ। जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उनके साइड से एक स्टेटमेंट आया है। उनका मानना ये है कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में चीजें स्टेबल हैं बट स्टिल नॉर्मल नहीं है। मतलब कि चांसेस है कि किसी भी तरह की कैजुअलिटी हो सकती है। हम सब जानते हैं पहले हमारा चाइना के साथ नेगोशिएशंस चल रहे थे कि किस तरह से बॉर्डर के जो डिस्प्यूटेड रीजन्स है उन सबको सॉर्ट आउट किया जाए, बट स्टिल वो स्टेबिलिटी तक तो पहुंच गए बट नॉर्मल नहीं है। मतलब कि जो 2020 की सिचुएशन थी जब सब नॉर्मेलिटी के साथ चल रहा था, बट उसके बाद फिर से चाइना ने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत हमारे कई सारे एरियाज को अपने मैप में शो करना स्टार्ट कर दिया। कई सारे एरियाज पर अपनी मिलिट्री को बढ़ाने की बात की। इन सब के तहत दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन्स बढ़ गई। इस वजह से ये स्टेटमेंट आया है हमारे आर्मी के चीफ के साइड से। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इंडिया चाइना के बॉर्डर रीजन को। पहला हमने बॉर्डर डिसाइड किया 1913-1914 में। उस टाइम पे हमने प्रपोजल किया था मैकमोहन रेखा। वी ऑल नो 1913 और 14 का टाइम कौन सा है? कॉलोनियल पीरियड। मतलब कि हम किसके कंट्रोल में थे? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। हम हमारी ऑटोनॉमी नहीं शो कर पा रहे थे। हम उस टाइम पे एक सॉवरेन कंट्री नहीं थे। हमारे रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स, सारी चीजें मैनेज ब्रिटिशर्स कर रहे थे। सो उन्होंने ही उस टाइम पर इंडिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर लाइन बनाई थी जिसे बोला जाता है मैकमोहन ब्रेक लाइन। इसे मैकमोहन लाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर मैकमोहन ने ही इस लाइन की रिकमेंडेशंस दी थी। द शिमला कॉन्फ्रेंस एम टू स्टैब्लिश अ बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत। ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली हमने तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में बनाई थी। It was proposed, which was an 890-kilometer boundary extended from Bhutan to Burma, but was not accepted by China. बेसिकली यहीं से डिस्प्यूट अराइज होता है, यहीं से सारे जो डिस्प्यूटेड रीजन है या जो कंफ्यूजन है कि कौन सा रीजन किसका है, वो सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि 1914 में ब्रिटिशर्स ने प्रपोज की मैकमोहन लाइन, जो कि उस टाइम के तिब्बत और इंडिया के बीच में बनाई गई थी। हम इस मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट करते हैं बट चाइना मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके बाद टेंशन्स बढ़ना तब शुरू हुई जब 1950 में तिब्बत को चाइना ने एनेक्स कर लिया। मतलब कि तिब्बत की ऑटोनॉमी खत्म। अब तिब्बत से ही वो लाइन बनाई गई थी मैकमोहन, सो उसको भी चाइना ने मानने से इनकार कर दिया। फिर अब बात आती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1959 में हमने बनाई थी। चाइना प्रपोज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एज अ बाउंड्री बिटवीन टू नेशंस। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, देन वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख वाले रीजन में लाई करता है। मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, देन ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के द्वारा प्रपोज की गई है। हम इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पूरे तरीके से नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश का कई सारा रीजन चाइना ने अपने मैप में रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद 1962 में साइनो इंडियन वॉर हुआ था। इस दौरान सीज फायर डिक्लेयर की गई, लाइन डिक्लेयर की गई, बट स्टिल वही बात है कि इस सीज फायर के बाद कुछ रीजन्स जो इंडिया की टेरिटरी के हैं, जिस पर इंडिया अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करता है, बट चाइना ने उन रीजन्स को अपने अंतर्गत शो करना स्टार्ट कर दिया। इन सब की वजह से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं। करंट रीजन्स अगर देखें तो लद्दाख रीजन का डेप्सांग, डेमचौक, पैंगसॉक लेक, ये सारे रीजन्स डिस्प्यूटेड में आते हैं और ये सारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं। सो ये है मैप। हम
टोटल 4057 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ। ये है हमारा वेस्टर्न सेक्टर, देन ये मिडिल सेक्टर, देन ये ईस्टर्न सेक्टर। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि इंडिया और चाइना के बीच में ड्रॉ की गई है। द नेक्स्ट वन इज पैनल ऑन एयर क्वालिटी डिप्लॉयज फ्लाइंग स्क्वाड्स टू कर्ब स्टबल बर्निंग इन हरियाणा पंजाब। बेसिकली मैंने ऑलरेडी इस चीज को बताया था कि जैसे विंटर की स्टार्टिंग होने वाली होती है तो उस टाइम पर हमारे न्यूज आर्टिकल्स में दिल्ली का पॉल्यूशन, पंजाब हरियाणा में स्टबल बर्निंग, ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली डिस्कशन में रहती हैं। इसे ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर दिया है, इसलिए मैं इस टॉपिक को सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा समराइज कर रही हूँ। होता क्या है ना कि ये जो सीजन है, ये इस सीजन में हम रबी खरीफ क्रॉप्स की कटिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली पैडी हो गया, पैडी का कल्टीवेशन हो चुका रहता है और हम उस फसल को काट रहे होते हैं। फसल कटाई के बाद छोटे छोटे स्टबल्स वहां रह जाते हैं जिसे बोला जाता है पराली। पराली को अगर आप मैन्युअली निकाल रहे होते हो या फिर किसी इक्विपमेंट का यूज करके निकाल रहे होते हो तो फिर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बशर्ते किसान क्या प्रेफर करते हैं कि हम उस स्टबल को वहीं पर बर्न आउट कर दें। इससे बेनिफिट होता है किसान के लिए। किसान के लिए ये एक विन विन सिचुएशन हो जाती है। कैसे? पहला चीज कि उसके एक्सपेंसेस कम रहते हैं, मतलब कि ना तो उसे लेबर्स की जरूरत पड़ती है कि वो मैन्युअली स्टबल्स को निकाले। दूसरा, अगर कोई इक्विपमेंट की बात करें तो यूजुअली टर्बो हैप्पी सीडर एक इक्विपमेंट है जिसके द्वारा इनको स्टबल्स को मिक्सअप किया जाता है लैंड में ही। बट टर्बो हैप्पी सीडर भी कॉस्टली पड़ जाता है किसान को, इसलिए वो प्रेफर करता है कि मैं अपनी स्टबल को लैंड में ही बर्न कर दूं। बर्न करने से क्या होगा कि लैंड जो है ना वो अगली फसल के लिए और भी ज्यादा फर्टाइल होके तैयार हो जाएगी। सो टाइम भी कम लगेगा, जलाने में कितना ही समय लगेगा, लैंड भी तैयार हो गई, आप अगली क्रॉप को समय से पहले ही वहां पर सो कर सकते हो। सो ये सारे बेनिफिट्स देखते हुए किसान स्टबल बर्निंग करता है। और भी कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि दिल्ली में नॉर्दर्न इंडिया में पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस दौरान हमारा मॉनसून रिटर्न हो रहा होता है। सो विंड्स का डायरेक्शन ऐसा रहता है कि वो कहीं ना कहीं दिल्ली में जाकर के ऊपर साइड की विंड्स और नीचे साइड की विंड्स जाकर मिक्सअप कलेक्ट होने लगती हैं। सो यहाँ से यूपी, बिहार और हरियाणा वाले रीजन में जो भी स्टबल बर्निंग की गई वो सारी विंड्स अपने साथ ले जाके दिल्ली में इकट्ठा कर देती है। विंड का डायरेक्शन। दूसरा, स्लो मूवमेंट ऑफ विंड। तीसरा, टेम्परेचर इन्वर्जन। यूजुअली हम क्या देखते हैं कि ग्राउंड सरफेस में जो लैंड अगर हीट अप हुई तो जो हीटेड चीजें रहती है, जो वार्म एयर रहती है, वो अपने साथ पॉल्यूटेंट्स को ले जाती है अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में। लेकिन अभी क्या है, विंटर का इनकमिंग है। सो लैंड भी इतनी ज्यादा हीट नहीं हो पाई। हीट ना हो पाने की वजह से ग्राउंड सरफेस में कोल्ड एयर रह गई और वो कोल्ड एयर ऑलरेडी भारी रहती है, वो खुद ऊपर नहीं उठ पाती है, तो वो पॉल्यूटेंट्स को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा पाएगी। ये हैं कई सारे रीजन्स जिनकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया में यूजुअली हमें इस टाइम पर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। और एक बड़ा रीजन क्रैकर्स भी है। हम सब जानते हैं आने वाले समय में दिवाली का टाइम है, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा फायर क्रैकर्स को बर्न आउट किया जाता है। उससे भी बहुत लंबे लेवल का एयर पॉल्यूशन होता है, वो नॉर्दर्न इंडिया के एयर क्वालिटी को भी बहुत ही ज्यादा गिरा देता है। जो एयर क्वालिटी रहती है वो रहने लायक ही नहीं बचती है। सो ये सारे रीजन्स जो है वो काम करते हैं नॉर्दर्न इंडिया के पॉल्यूशन के लिए। इसी रिगार्डिंग हमने 2020-21 में एक बॉडी बनाई थी CAQM, जो कि एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए, एयर क्वालिटी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इन सारे पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी। सो उसी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इस बॉडी को डायरेक्शंस दिए गए कि अब आप पंजाब, हरियाणा, ये रीजन जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बहुत ही लंबे लेवल पर कंडक्ट करते हैं, जहां पर फार्म जो मेजर पॉपुलेशन है वो फार्मिंग प्रोफेशन से ही रिलेटेड है। सो उन रीजन्स पे आप फ्लाइंग स्क्वाड्स को डिप्लॉय करिए। फ्लाइंग स्क्वाड्स क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे कि कहीं डबल बर्निंग तो नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव्स चला रही है कि वो किसी भी
अपने एफर्ट्स लगाए और पॉल्यूशन लेवल को कम कर सके। उसमें से एक एफर्ट ये भी है कि गवर्नमेंट अपने एंड से टर्बो हैप्पी सीडर इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कर रही है फार्मर्स को, ताकि वो फार्मर्स उस स्टबल की बर्निंग ना करके बल्कि हैप्पी सीडर की हेल्प से उसे लैंड में ही मिक्सअप कर पाए, ताकि एयर क्वालिटी भी मेंटेन रह सके। नेक्स्ट वन इज विल प्रोटेक्ट कन्विक्ट्स टू फ्रॉम प्यूनिटिव डेमोलिशन सुप्रीम कोर्ट। अगेन ये बुलडोजर जस्टिस या बुलडोजर पॉलिटिक्स को लेकर के एडिटोरियल आया है। हम सब ने पहले कई बार इसको डिस्कस किया है, इसलिए मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ इस टॉपिक को फिर से। होता क्या है कि कोई भी पर्सन अगर किसी क्राइम में, बी इट कम्युनल राइट, बी इट कम्युनल वायलेंस या फिर कोई भी क्राइम है, अगर इस किसी भी पर्सन का, एक्यूज्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट देखा गया इन सब चीजों में, सो बड़े इस समय ना केसेस सामने आ रहे हैं कि ऐसे पर्सन की प्रॉपर्टीज को, बिजनेस को, हाउस होल्ड को डेमोलिश कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखा जा रहा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है किसी क्राइम में, कम्युनल राइट में। सो इसी रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इंडिया में ये प्रैक्टिस अलाउ नहीं है, इस प्रैक्टिस पर बैन किया गया कि आप किसी भी पर्सन की, चाहे वो एक्यूज्ड पर्सन है, बट आप उसकी प्रॉपर्टी को ऐसे डेमोलिश नहीं कर सकते हो। ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, राइट टू शेल्टर के खिलाफ है। साथ के साथ ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को भी क्वेश्चन मार्क कर रहा है, उसकी अथॉरिटी को कम कर रहा है। इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है, मतलब कि किसी भी प्रोसेस को अगर आप कंडक्ट करना है, ठीक है, अगर आपको किसी की प्रॉपर्टी को डेमोलिश करना ही है तो प्रॉपर रूल फॉलो करो ना। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं, वो फॉलो करो कि पहले एक्यूज्ड पर्सन को चांस भी तो दो, वक्त भी तो दो कि वो भी प्रूव कर पाए कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसका हाउस होल्ड है, वो इलीगल है या लीगली तैयार किया गया है, या उसके पास इतना समय हो कि वो अपने एटलीस्ट वल्नरेबल जो पीपल्स हैं, हर एक घर में बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं। सो अगर प्रॉपर्टी डेमोलिश हो रही है, घरों को गिराया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर ही पड़ता है। सो बात की जा रही है कि आप उनको एटलीस्ट 1 महीने का टाइम पीरियड दो, ताकि वो अपने वल्नरेबल सेक्शंस को किसी और जगह स्टैब्लिश कर पाए, उनको इतना समय मिल पाए कि उन पर इतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपने जजमेंट में बोल दिया था। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट के साइड से जजमेंट आया है कि सुप्रीम कोर्ट इवन कन्विक्ट पर्सन को भी, उनके भी हाउस होल्ड और प्रॉपर्टीज को डेमोलिश होने से बचाएगा। यहाँ पर मैंने दो टर्म यूज किए, एक एक्यूज्ड, सेकेंड वन इज कन्विक्ट। बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है, अभी उस पर सिर्फ शंका है कि उसने ये क्राइम किया है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि वेदर उसी ने किया है या नहीं किया, अभी ये चीज प्रूफ नहीं हुई है। सो ऐसे पर्सन को एक्यूज्ड बोला जाता है, जिन पर सिर्फ आरोप लगाया गया है। तो पहले वाला जो जजमेंट आया था वो सिर्फ एक्यूज्ड के लिए आया था कि आप एक्यूज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं डेमोलिश कर सकते हो। अब जो सुप्रीम कोर्ट के साइड से गाइडलाइन आई है वो कन्विक्ट्स को भी, कन्विक्ट्स को लेकर के आई है। कन्विक्ट्स मतलब ऐसे पर्सन जिनकी प्रॉपर, जो ऑलरेडी क्राइम के लिए प्रूफ हो चुके हैं, जिन पर सिर्फ शंका नहीं है, ये प्रूफ हो चुका है कि ये क्राइम उसी ने ही कंडक्ट किया है। बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ऐसे पर्सन्स की भी प्रॉपर्टी को डेमोलिश होने के लिए परमिशन नहीं देते। कोई भी कोर्ट ऐसी परमिशन नहीं देता है। साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हम कोई भी ऐसी पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक प्लेस के इंक्रोचमेंट से बैन नहीं लगा रहे। मतलब कि अगर कोई भी पब्लिक स्ट्रक्चर या प्राइवेट स्ट्रक्चर किसी इलीगल तरीके से बनाया गया है, वो गवर्नमेंट की जमीन को एनक्रोच करके बनाया गया है, वो लीगल तरीकों से नहीं बनाया गया है, सो आप उसे डेमोलिश कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट उन पर किसी भी तरह के बैन नहीं लगा रहा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करे, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करे। गवर्नमेंट इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन को, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन को एक भी टॉलरेट नहीं कर रहा है। वो उस पर अभी भी कंटिन्यूअसली अपना स्टैंड वही रख रहा है कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इलीगली बना हुआ है, जो कि लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, उसे डेमोलिश किया जा सकता है। Next is ISRO targets to launch
Venus mission in March 2028 for 112-day journey to planet. बेसिकली इसरो अपने वीनस मिशन की ओर आगे बढ़ रहा है। वीनस एक प्लैनेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में सेकंड नंबर पर रहता है। फर्स्ट मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स। ठीक है, ये है सीक्वेंस। तो सेकंड नंबर पे कौन सा प्लैनेट है? दैट इज वीनस। वीनस एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी साइज, उसका मास बहुत सिमिलर है अर्थ के हिसाब से। हमारे लिए वीनस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई सारी प्रॉपर्टीज उसके अंतर्गत ऐसी देखी गई है। फॉर एग्जाम्पल वो एक यूनिक प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, लेकिन वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। पहली यूनिक चीज। और बात करें तो वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, इसलिए हमने अपना एक मिशन लॉन्च किया है। इसरो ने अपना एक मिशन लॉन्च किया है वीनस को स्टडी करने के लिए, जो कि 2028 में स्केड्यूल्ड है। मतलब कि 2028 में 112 दिन की जर्नी के हिसाब से हम एक अपना मिशन भेजेंगे वीनस को स्टडी करने के लिए। बेसिकली इस स्टडी के दौरान की ऑब्जेक्टिव इंक्लूड एग्जामिन डस्ट इन द वीनस के एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करना, वीनस की टोपोग्राफी को हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के द्वारा प्रोड्यूस करना, स्टडिंग द सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रम नियर वीनस। बेसिकली होता क्या है ना कि ऐसा माना गया है कि वीनस में भी कई सारे क्लाउड्स प्रेजेंट है। सो क्लाउड्स प्रेजेंट होने के कारण हम उतने अच्छे से इमेजिंग नहीं कर सकते। सो हमने एक हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस अपर्चर को भेजने की बात कर रहे हैं, जो कि इवन प्रेजेंस ऑफ क्लाउड के होते हुए भी हमें वीनस के एटमॉस्फेयर, वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, सारी चीजों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। इस दौरान हम अपने GSLV LVM Mark 3 व्हीकल को यूज करेंगे। मतलब कि लॉन्च व्हीकल Mark 3 का यूज करेंगे अपना मिशन वीनस तक भेजने के लिए। नेक्स्ट इज इन फ्रांस अ समिट ऑफ डिप्लोमेसी, टेक एंड डाइवर्सिटी। बेसिकली 1969 से लेकर के हर 2 साल में फ्रांस एक अपनी समिट ऑर्गेनाइज करता है, जिसे बोला जाता है ला फ्रैंकोपिने। इस समिट के ये समिट ना यूजुअली जो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज है उन सारी कंट्रीज को ग्रुपिंग करके अलग अलग चीजों पर डिस्कशन किया जाता है। सो इस साल की समिट के दौरान इंडिया को भी इनवाइट किया गया, और ये समिट ना सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज बल्कि पूरे ग्लोब के लिए, हर एक कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट समिट है। इस समिट के दौरान डिस्कस करने वाले जो मुद्दे हैं, पहला मुद्दा है मल्टीलैटरलिज्म। मतलब कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए, वो मल्टीलैटरल होने चाहिए। उनके अंतर्गत अलग अलग डिफरेंट इश्यूज को डिस्कस किया जाना चाहिए। साथ के साथ फ्रांस ने इंडिया के सपोर्ट के बारे में भी बात की। जो हम UNSC की बात कर रहे हैं ना, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को और जो 4 कंट्रीज हैं उन सबको परमानेंट मेंबरशिप प्रोवाइड करने की बात करें, उसमें भी फ्रांस ने हमारा सपोर्ट किया है। चूंकि फ्रांस एक मल्टीलैटरलिज्म का प्रमोटर है, जो ये समिट है वो मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करी है। इसी रिगार्डिंग फ्रांस ने कहा है कि जब ये इंस्टीट्यूट बने थे तब सिचुएशन अलग थी, तब हमारी डेमोग्राफी इतनी ज्यादा नहीं है थी, हम डेमोक्रेसी पे इतना एम्फेसाइज नहीं कर रहे थे, हमारा ग्लोबल ऑर्डर कुछ और था, ट्रेड कुछ और था। अब की सिचुएशन अलग हो गई है, डिमांड्स अलग हो गई है। सो फ्रांस इंडिया के इस स्टैंड को सपोर्ट करता है। दूसरी चीज, फ्रांस बात करता है इक्वलिटी पर, डेमोक्रेसी पर। और फ्रांस आज की जनरेशन में जो एक नॉर्थ साउथ डिवाइड का एक कंपटीशन चलता है, नॉर्थ वर्सेस साउथ, या फिर यूं कह ले डेवलप्ड नेशंस वर्सेस डेवलपिंग नेशंस, इन सबको साइडलाइन करके फ्रांस इस समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस समिट में फ्रांस प्रमोट करेगा डेमोक्रेसी, पीस, prosperity and the idea of reducing any so called north south divide। सो इसी रिगार्डिंग एक समिट अरेंज की गई है। हमारे लिए भी ये समिट इम्पोर्टेंट है और हम इस समिट को अटेंड करेंगे।
इस समिट में ना सिर्फ मल्टीलैटरलिज्म को बोला जाएगा, बल्कि जो करंट सिनेरियो के इश्यूज है दैट इज रिलेटेड टू डिजिटल, दैट इज रिलेटेड टू एआई, सो उसके सेफर यूज के लिए भी बात की जाएगी। हम सब जानते हैं हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं एआई की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रही है। हम कंटिन्यूअसली एआई पर ज्यादा फोकस करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी हमारे लिए यूजफुल है, उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी का यूज करके कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ भी उन्हें यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डीप फेक्स, फेक कॉल्स, फेक मैसेजेस, ये सारी चीजें क्या है, एआई का ही तो पार्ट है, टेक्नोलॉजी का ही तो पार्ट है। सो डीप फिक्स के द्वारा हम कुछ भी गलत चीजें इजीली कंडक्ट कर पाते हैं। सो जरूरत है कि जहां एआई का हम इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि हमें अपने लाइफ सेक्टर में एआई को इन्वॉल्व करना है, वहीं हमें जरूरत है कि हम इसके द्वारा जो होने वाले चैलेंजेस है, जो चैलेंज बनकर हमारे सामने आ सकते हैं, उन सबको भी एड्रेस करें, ताकि टेक्नोलॉजी हमें ना गवर्न करे बल्कि हम ही टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से यूज कर पाए। सो इस समिट में हम एआई के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। बेसिकली फ्रांस डेमोक्रेसी, पीस और इंक्लूसिव ग्रोथ, इन सब चीजों पर फोकस करते हुए ये समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है। Next one is the Waqf Bill 2024 is one that needs review. बेसिकली इस एडिटोरियल में वक्फ बिल को लेकर के डिस्कशन किया गया है। वक्फ बिल कुछ टाइम पहले न्यूज पर कंटिन्यूअसली बना हुआ था, उसे मैंने उस टाइम बहुत डेप्थ में डिस्कस किया था। अभी ये बहुत लंबे समय के बाद आया है, सो मैं इसे थोड़ा सा डिस्कशन की ओर ले जाती हूँ। होता क्या है ना कि हर एक रिलीजन में डोनेशन करने की प्रथा बहुत पहले से चलती आ रही है। हिंदू लोग डोनेट करते हैं मंदिरों में, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे वो तिरुपति बालाजी मंदिर हो गया, रामेश्वरम का मंदिर हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, अयोध्या हो गया, ये सारे मंदिर इतने बड़े अमाउंट में डोनेशन रिसीव करते हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता। सिमिलरली जैसे हिंदुइज्म हो गया, वैसे ही सिख लोग भी डोनेशन बहुत करते हैं। सिख लोग फिर लंगर चलाते हैं, पंगत चलाते हैं। ड्यूरिंग कोविड टाइम उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर का लंगर चलाया, मेडिसिन प्रोवाइड करने का लंगर चलाया। कैसे भी करके माइग्रेंट वर्कर्स जो यहाँ से वहां जा रहे थे उन सबको खाना प्रोवाइड करना, चप्पल प्रोवाइड करना, ये सारे काम कर रहे थे। ये भी एक तरह का रिलीजियस डोनेशन हुआ। सिमिलरली मुस्लिम कम्युनिटी में भी रिलीजियस डोनेशन होता आया है शुरू से। तो पहले क्या हुआ, कोई भी पर्सन अगर कुछ भी डोनेट करता है, प्रॉपर्टी हो गया या कोई भी इमूवेबल एसेट हो गया, मूवेबल एसेट हो गया, किसी भी तरह का मूवेबल और इमूवेबल थिंग जो कि रिलीजन के नाम पर मुस्लिम कम्युनिटी में डोनेट किया जाता है, उस चीज को गवर्न करने के लिए उस चीज को बोला जाता है वक्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर वो लैंड है तो उसे बोला जाता था वक्फ लैंड। सिमिलरली बहुत सारा जब डोनेशन हो गया तो जरूरत पड़ी कि हम इन सब चीजों को मैनेज कैसे करें। तो उसके मैनेजमेंट के लिए बनाया गया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड सामने आया जो रिलीजियसली डोनेटेड चीजों को मैनेज करता था। बट फिर उसको गवर्न करने की बात की गई। सो 1912 में वक्फ बिल लाया गया जो कि वक्फ बोर्ड को गवर्न करता था। फिर उसके बाद हमें जब आज़ादी मिली उसके बाद भी हमने इस चीज़ को हटाया नहीं, ये कंटिन्यू हमारे साथ चलता रहा। उसके बाद 1995 में हमने कुछ अमेंडमेंट किए जिसने वक्फ बोर्ड को बहुत ही ज़्यादा पावर्स दे दिए। फॉर एग्जाम्पल वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी भी लैंड को डिक्लेयर कर सकता है कि वक्फ की लैंड है, मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी की लैंड है, रिलीजियस वर्क के लिए डोनेटेड लैंड है। उसके बाद अगर उसने ये बोल दिया ना, वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि ये लैंड वक्फ की है, तो कोई भी पर्सन, ना हाई कोर्ट ना कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी पर्सन फिर उस लैंड को कन्वर्ट नहीं कर सकता था। मतलब कि अगर आपको वो लैंड वापस चाहिए, अगर आपकी वो प्राइवेट लैंड है, तो आपको वक्फ बोर्ड से ही लड़ना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड में ही जाके पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी कि ये लैंड मेरी है। तो क्या हुआ, यहाँ पे तो चांसेस ही नहीं है ना कि वो आपको लैंड वापस करेंगे। सो ऐसे करते करते चूंकि
वक्फ बोर्ड को इतनी ज्यादा पावर्स दे दी गई, तो वक्फ बोर्ड ने बहुत ही लंबा अमाउंट, बहुत ही ज्यादा लैंड अपने हथियार में ले लिया, अपने कैप्चर में ले लिया। सो इससे क्या हुआ, वक्फ बोर्ड आज की डेट में तीसरा लार्जेस्ट लैंड होल्डर है। पहले रेलवेज, दूसरा डिफेंस, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। और 1995 के बाद इसमें कुछ मतलब कि ऐसी चीजें देखी गई जिनमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी। सो रिसेंटली 2024 में गवर्नमेंट ने वक्फ बिल को लेकर के वक्फ बिल अमेंडमेंट लाए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें पहला तो हम नॉन मुस्लिम्स का इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, मतलब कि जो कमेटी बनेगी वो नॉन मुस्लिम्स को बनाकर बनेगी, साथ के साथ उसमें विमेन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब कि विमेन्स भी वक्फ बोर्ड की मेंबर बनेंगी, पहला प्रोविजन। दूसरा, हमने किसी भी लैंड को जो अभी तक राइट था वक्फ बोर्ड का कि वो ही किसी लैंड को डिक्लेयर कर सकता है, उस राइट को हमने बैन कर दिया। अब जो है हमने बिल लाया कि इसके अकॉर्डिंग किसी भी लैंड को अगर वक्फ के अंतर्गत लाना है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बेसिकली जो कलेक्टर्स होंगे, उनकी सहमति से ही किसी भी लैंड को आप वक्फ के अंतर्गत ला सकते हो। ये सारे कुछ मेजर चेंजेस किए गए। इसी रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इस पर लोगों ने क्वेश्चन उठाए कि ऐसा कैसे, ये सही प्रोविजंस नहीं है। उसी रिगार्डिंग ये एडिटोरियल आया है। ये एडिटोरियल बात कर रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है काशी विश्वनाथ टेम्पल का। 1963 के एक्ट ने प्रोवाइड किया कि काशी विश्वनाथ टेम्पल के मैनेजमेंट के लिए जो बोर्ड काम करेगा, उसमें किसी भी अदर रिलीजन के पीपल्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया। मतलब कि जो उस धर्म को मान रहे हैं, जो उस सेक्ट को बिलोंग करते हैं, वही लोग उस टेम्पल को गवर्न कर सकते हैं, उस बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। उसी रिगार्डिंग हम इस चीज को कंपेयर कर रहे हैं वक्फ से। जैसे कि एक रिलीजन अपनी चीजों को गवर्न करने के लिए फ्री है, वैसे ही वक्फ बोर्ड भी फ्री रहना चाहिए। उसके अंतर्गत नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे आप काशी विश्वनाथ टेम्पल, तिरुपति बालाजी मंदिर, इन सारे टेम्पल्स के गवर्नमेंट में बात करते हो कि हम हिंदूज के अलावा और किसी कम्युनिटी को नहीं आने देंगे, वैसे ही वक्फ बोर्ड भी है, उसके अंतर्गत भी और कोई कम्युनिटी को क्यों अलाउ कर रहे हो आप, पहली चीज। दूसरा चीज, इंडिया में कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 29 तक रिलीजियस राइट्स दिए गए हैं लोगों को। उसके अंतर्गत ये भी राइट है कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने उसको मैनेज कर सकता है, गवर्न कर सकता है अपने हिसाब से। उस पर कुछ कह सकते हैं कि उस पर कुछ बंदिशें लगाई गई हैं, कुछ मेजर्स बोले गए कि आप इन चीजों को नहीं तोड़ सकते। जैसे कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, मोरालिटी पर क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, बट कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपनी चीजों को गवर्न करने के लिए फ्री है। सो जो वक्फ बिल लाया गया है, जो अमेंडमेंट लाया गया है, वो इन दो सिनेरियोज पर खरा नहीं उतर रहा है। पहला कि आप एक फंडामेंटल राइट को एब्रिच कर रहे हो। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का राइट टू गवर्न है कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अपने हिसाब से गवर्न कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है। वक्फ बिल के अंतर्गत आप इंटरफेयर करके, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इतना इन्वॉल्वमेंट करके राइट टू गवर्न करने के भी अधिकार को अब्रिच कर रहे हो, पहला चीज। दूसरा, ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, जैसे उनमें आप अलग कम्युनिटी के लोगों को नहीं आने देते हो। क्या आज तक सुना है हमने कि तिरुपति बालाजी मंदिर का जो बोर्ड है उसमें मुस्लिम्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसके मेंबर्स जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, या क्रिश्चियन है, या पारसीज है? ऐसा नहीं है। तो उसी पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि फिर आप जो वक्फ बोर्ड है, जो मुस्लिम का पर्सनल वो है, उस पर आप हिंदूज को क्यों इंक्लूड कर रहे हो? सो इस पूरे एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है। जो वक्फ बिल 2024 है, जरूरत है कि हम उसे रिव्यू करें। पहले भी हमने 2000 में, जब इसमें 1995 में जब इसमें अमेंडमेंट लाए गए थे, उस टाइम पे भी हमने एक जेपीसी बनाई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, उस टाइम के अमेंडमेंट को गवर्न करने के लिए। तो उस कमेटी ने
10 साल काम किया था। 10 साल के दौरान अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हो गए, अलग अलग लोग हो गए, सबसे उनके रिव्यूज लेने के बाद ही उस टाइम पर वक्फ बिल में चेंजेस लाए गए थे। बट अभी जो चेंजेस लाए गए ना, उसमें जेपीसी तो बनाई गई है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, बट उसका टाइम स्पेंड इतना लंबा नहीं है। वो 10 साल काम नहीं करेगी, वो ऑन ग्राउंड जाकर के लोगों से पूछेगी नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या आप इस बिल से खुश हो या ना खुश हो, या क्या चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें ग्राउंड रियलिटी का हमें पता नहीं लगेगा। सो इसलिए जरूरत है कि हम इस बार एक बार फिर से इस बिल को रिव्यू करें। Next news is India does not share Japanese PM's view of Asian NATO, says Jaishankar. बेसिकली हम सब जानते हैं एक क्वाड ग्रुप है, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्वाड्रिलेटरल ग्रुप। ये 4 डेमोक्रेसीज का ग्रुप है, दैट इज इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। इन 4 डेमोक्रेसीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है क्वाड, जो कि वर्क करता है इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन के फ्री, सिक्योर, ओपन फॉर ऑल, ये एम है इन 4 कंट्रीज का कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो किसी भी एक कंट्री के हेजेमनी में ना आए, कोई भी एक कंट्री अपनी मोनोपोली इंडो पैसिफिक रीजन में स्टैब्लिश ना करे। इसी के रिगार्डिंग हमने क्वाड ग्रुप बनाया है। सो जापान के पीएम का एक स्टेटमेंट आया, उनका मानना ये है कि जो क्वाड है, जो प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इसीबी है, व्यू ऑफ द क्वाड एंड अदर अलायंस इन्वॉल्विंग जापान इवेंचुअली फॉर्मिंग एन एशियन नाटो। उनका कई बार स्टेटमेंट आया है चाइना के साइड से भी कि जो क्वाड है वो एशियन नाटो है। ये कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है, इसको समझने के लिए हमें पहले नाटो के फॉर्मेशन की तरफ चलना पड़ेगा। जब हम आजाद हुए, या जब 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उसके बाद पूरा ग्लोब, पूरा वर्ल्ड 2 पोल्स में डिवाइड हो गया था। फर्स्ट वन इज यूएसए पोल, सेकेंड वन इज यूएसएसआर पोल। सो कुछ कंट्रीज मिलकर एलाई बनाई यूएसए के साथ, उन्होंने ग्रुपिंग की यूएसए के साथ। कुछ कंट्रीज ने मिलकर एलाई बनाया यूएसएसआर के साथ, दैट मीन्स रशिया के साथ। सो यूएसए के साथ जिन भी कंट्रीज ने एलाई बनाया, जिन्होंने भी ग्रुपिंग बनाई, यूएसए ने उनके साथ एक मिलिट्री अलायंस साइन किया जिसे बोला जाता है नाटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। यूएसए ने अपने अलाइज के साथ मिलकर ये साइन किया, और यूएसए ने उन सबको सेफ्टी का एश्योरेंस दिया। उनका मानना ये था, वो फोकस करते थे कंबाइंड सिक्योरिटी में। उनका मानना ये था कि अगर कोई भी कंट्री किसी भी नाटो के अलाय पर या यूएसए के अलाय पर अटैक करती है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने यूएसए पर अटैक किया, उसने पूरे पूरे नाटो के ग्रुप पर अटैक किया है। सो कंबाइंड सिक्योरिटी की बात की जाती थी, और उसके रिटेलिएशन में यूएसए पूरे नाटो नेशंस के साथ मिलकर उस पर अटैक कर सकता है। सो ये था नाटो, इसे हमने 1949 में बनाया था। सो नाटो और क्वाड को कंपेयर किया जा रहा है कि जो क्वाड है वो एशियन नाटो है, यूएसए एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर। क्यों? क्योंकि जापान भी एशियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया भी, साथ के साथ इंडिया भी, ये सारे इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज है। इनको यूएसए के साथ मिलकर एक ग्रुपिंग बनाई गई है क्वाड। सो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जो क्वाड है वो भी एक एशियन नाटो के तरह काम कर रहा है। सो इसी रिस्पेक्ट में जो हमारे जयशंकर जी हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साइड से स्टेटमेंट आया है कि हम कोई एशियन नाटो नहीं है। उसके पीछे कुछ रीजंस है। पहला, हम किसी के अलाय नहीं थे, मतलब कि हम शुरू से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ बढ़ते चले रहे हैं। मतलब कि जैसे यूएसए बना, यूएसएसआर बना, तो हमने किसी को प्रमोट नहीं किया, ना तो हमने यूएसए का साथ दिया, ना हमने यूएसएसआर का साथ दिया। हम खुद के ही उसमें थे कि हमारा स्टैंड अपना है, हम सॉवरेन है। सो पहला जो नाटो के फेवर में हम इसलिए नहीं है, पहला चीज कि हम एक नॉन अलाइंड है, हम किसी के अलाय कंट्री नहीं रहे हैं। दूसरा,
जो नाटो जो क्वाड है ना, वो कोई मिलिट्री अलायंस है ही नहीं, वो सिर्फ सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत हम मिलिट्री की बातें ही नहीं करते, हम इसके अंतर्गत बात करते ट्रेड को बढ़ाने की, हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर को लेकर के। रिसेंटली जब क्वाड की समिट हुई थी, उस दौरान हमने सर्वाइकल कैंसर के लिए हो गया, हेल्थ के लिए हो गया, अलग अलग चीजों पर फोकस करने की बात की थी। हम सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे थे, ट्रेड को बढ़ाने की बात कर रहे थे, फ्री एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे थे। सो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये जस्टिफाई करते हैं कि हमने क्वाड को एज अ एशियन नाटो कंसीडर नहीं किया है। इसलिए हम जापान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो एक उनका भी मानना ऐसा है कि ये एक एशियन नाटो है, उनके साथ हमारी आइडियोलॉजी इस मैटर पर मैच नहीं करती है। नेक्स्ट इज monsoon ends with 8% more rainfall than normal in season IMT। इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना ये है कि मॉनसून खत्म होने को है, साथ के साथ अगर रेनफॉल की वो देखा जाए, रेशियो देखा जाए, तो नॉर्मल रेनफॉल से 8% ज्यादा रेनफॉल देखी गई है। कई सारे रीजन्स हैं, उसके पीछे एक रीजन इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना ये था कि इस साल जो है वो ला नीना का ईयर है। ला नीना को मैं थोड़ा सा डेप्थ में समझाती हूँ। ला नीना एक इंडो पैसिफिक ओशियन की ही एक कंडीशन है। होता क्या है कि जैसे कि जो ये रीजन है ना, यहाँ पर ऐसे ट्रेड विंड्स चल रही होती है, हम सब जानते हैं। सो ये ट्रेड विंड्स क्या करती है, जो यहाँ पर पैसिफिक ओशियन में हॉट वाटर रहता है, उस पूरी ट्रेड, जब कई बार क्या होता है ट्रेड विंड्स अपनी नॉर्मल स्पीड से अधिक स्पीड हो जाती है, ज्यादा स्पीड हो जाती है, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो वो ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, अपने साथ समुद्र के ऊपर क्या रहता है, गर्म पानी रहता है। तो अपनी स्पीड के साथ उस पूरे गर्म पानी को आगे मूव करा के ले जाती है और जाके ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में इकट्ठा कर देती है। जब ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में बहुत ही ज्यादा गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है, सो होता क्या है ना, वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ये जो पूरा रीजन है ये लो प्रेशर का जोन हो जाएगा। लो प्रेशर के कारण हवाएं ऊपर उठेंगी और मूव ऑन होंगी, डाइवर्स होंगी। डाइवर्स होने के बाद एक जो इसका लेफ्ट साइड वाला जो विंग होगा, वो जाकर के नीचे गिरेगा, कहाँ, मेडागास्कर वाले रीजन में। मेडागास्कर वाला रीजन इंडियन मॉनसून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेडागास्कर वाले रीजन में ही जो तिब्बतन प्लेट्यू है, वहां से जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है, वहां से हाई प्रेशर क्रिएट होकर के ही यहाँ पर गिरता है और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट करता है। और जब ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में भी क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा और जाकर के मेडागास्कर वाले रीजन में हाई प्रेशर रीजन क्रिएट करेगा। तो इससे मेडागास्कर वाला रीजन और भी ज्यादा इंटेंस हाई प्रेशर हो जाएगा और इंडिया में रेनफॉल का अमाउंट बढ़ जाएगा, फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिल सकती है। सो ये है हमारा ला नीना का कॉन्सेप्ट। इसी के अपोजिट एल नीना काम करता है। दोनों को एक साथ पढ़ने पर हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाए, इसलिए आज सिर्फ मैं ला नीना को डिस्कस कर रही हूँ। ला नीना ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्रेड विंड्स अपने नॉर्मल स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेंथफुल हो जाती है, उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से समुद्र के अपर सरफेस में जो हॉट वाटर रहता है वो अपने साथ आगे ले जाके ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में इकट्ठा कर देती है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है और ये लो प्रेशर जोन मेडागास्कर के आसपास वाले रीजन को इंटेंस हाई प्रेशर प्रोवाइड करता है और वहां हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से इंडिया के मॉनसून पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, या क्यों यूं कह ले कि इंडिया का मॉनसून इंटेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, वहां पे फ्लड लाइक सिचुएशन होने लगती है। बट अभी का जो सिनेरियो है ना, अभी आईएमडी का मानना ये था कि ला नीना के कारण ही हमें बढ़ता हुआ मॉनसून नजर आया है। बट जो वर्ल्ड के क्लाइमेट के मॉडल्स हैं जो रेनफॉल को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि अभी तो ला नीना आया ही नहीं है। सो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले मंथ्स में, अक्टूबर में और नवंबर में भी हमें बारिश देखने को मिल सकती है, ये रेनफॉल का अमाउंट और भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड फ्रांस डिस्कस डिफेंस कोऑपरेशन एंड एफर्ट्स टू एडवांस पीस। बेसिकली जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल जी, वो फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन से मिले पेरिस में। इस दौरान दोनों ने बात की।
दोनों ने डिस्कस किया कि हमें डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाना है और पीस को अपने एफर्ट्स लगाने पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। हम समझते हैं इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप को थोड़ा सा डेप्थ में। दोनों कंट्रीज के जो टाइज है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है, मतलब कि हमने कई सारी वैल्यूज फ्रांस से ली है। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ये सारी चीजें हमने फ्रांस से सीखी है। हमारा फ्रांस से कोई आज का टाई अप नहीं है, बहुत पुराने समय से हमारे रिलेशनशिप्स फ्रांस के साथ चलते आ रहे हैं। उसी रिगार्डिंग हमने इस अपने रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया था 1998 में। मतलब कि फ्रांस हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना था 1998 में। उसके बाद हमारा कंटिन्यूअसली अलग अलग सेक्टर्स में हम कोऑपरेट करते गए और भी डाइवर्स सेक्टर्स में हमारा कोऑपरेशन बढ़ता गया। 3 पिलर्स पर दोनों कंट्री फोकस करती है। पहला, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब कि जो कंट्रीज के इंटरनल मैटर्स है उस पर कोई भी कमेंट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्कस करें, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारे साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली बात नहीं करता है। आए दिन हमारे जम्मू कश्मीर वाले रीजन पर हो गया या अलग अलग रीजन पर कमेंट्स करता है और हमारे इंटरनल मैटर्स पर इंटरफेयर करने की, घुसने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब अभी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही थी, उस दौरान पाकिस्तान ने कहा था कि जो इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वो पैलेस्टीन के जैसा है, वहां के लोग इनसिक्योर है, वहां के लोग प्रॉब्लम में है। ये क्या है? ये तो वही हुआ ना कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में घुस रहा है। सो यही चीज है कि फ्रांस के साथ हमारा रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट का है। ना तो हम उनके इंटरनल अफेयर्स में घुसते हैं, ना वो हमारे इंटरनल मैटर्स पर इंटरफेयर करते हैं। अ फर्म कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड नॉन अलाइनमेंट। दोनों कंट्रीज बात करती है ऑटोनॉमी और नॉन अलाइनमेंट की। ऑटोनॉमी मतलब जो जो नेशन है वो ऑटोनोमस है, फ्री है, अपने डिसीजंस खुद उठा सकता है। नॉन अलाइनमेंट मतलब कि हम किसी भी एक कंट्री की तरफ अलाइन नहीं है, ना तो हम यूएसए, न यूएसएसआर, न चाइना, न कोई और इमर्जिंग कंट्रीज, किसी भी तरफ अलाइंड नहीं है। हम मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करते हैं। जो आज का एरा है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड का है। हर एक कंट्री की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उस हिसाब से हमारे हर एक कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस है। हम किसी एक कंट्री पर फोकस नहीं करते हैं। A shared instance of refraining from involving each other in respective coalition and alliances. देन डिफेंस पार्टनरशिप की बात करें तो हमारा फ्रांस के साथ बहुत अच्छा डिफेंस टाइज चलता है। हमने राफेल डील कर रखी है फ्रांस के साथ, और हमने फ्रांस से 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी ली है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बाय ऑलरेडी हेल्प इंडिया कंस्ट्रक्ट 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। इस सबमरीन के ट्रांसफर के दौरान फ्रांस ने हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की थी, जो कि एक बहुत अच्छी वो है कि हम उसे अपनी कंट्री में भी डेवलप कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइजेस की बात की जाए तो फ्रांस और इंडिया की आर्मी शक्ति एक्सरसाइज करती है, नेवी वरुण एक्सरसाइज करती है और एयरफोर्स गरुड़ा एक्सरसाइज करती है। आगे बात करें इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तो 2022-23 में इंडिया और फ्रांस का जो ट्रेड है वो 13.4 बिलियन तक टच कर चुका था। फ्रांस इंडिया में 11th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। यहाँ मतलब कि फ्रांस ने हमारी टेक्नोलॉजीज हो गया, बिजनेस हो गया, अलग अलग सेक्टर में बहुत ही ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। ये था इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप के बारे में। हमारे टाइज काफी अच्छे हैं और हम इनको और बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। आगे बात की जाए अगर 8 products used by Assam tribe including traditional food items granted GI। बेसिकली इंडिया का एक एक्ट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 में लाया गया था। वो एक्ट गवर्न करता है इंडिया के जियोग्राफिकल इंडेक्सेस को। बेसिकली होता क्या है ना कि हर एक रीजन की एक स्पेशलिटी रहती है, उस स्पेशलिटी के हिसाब से उस रीजन के उस प्रोडक्ट को बेसिकली चेन्नई में एक जीआई टैग को रजिस्टर करने की ऑफिस है। उस ऑफिस ने ही असम के 8 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रोवाइड किया है। उसमें से 3 राइस की वेराइटीज है। फर्स्ट है जाओ ग्वारन, देन मरबा जॉ बिडवी, बोडो जॉ गिशी, बोडो नाफम, बोडो ओंडला, बोडो ग्वाखा,
बोडो नागजी एंड बोडो अरोनी। ये अलग अलग 3 राइस की वेरिएंट्स है, एक क्लॉथ है, एक डिश है, इस तरह से अलग अलग चीजें हैं जो कि असम की स्पेशलिटी है, वहाँ के जियोग्राफिकल इंडिकेशन को दिखाती है, वहाँ की जियोग्राफी के हिसाब से ये जो चीजें हैं वो वहाँ की ओरिजिनल है। सो इन सब चीजों को हमने जीआई टैग प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट इज जीएसटी ग्रोथ स्लोड इन सितंबर, नेट इनफ्लोज नियर 1.53 लाख करोड़। बेसिकली जीएसटी की जो ग्रोथ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की ग्रोथ है, वो सितंबर मंथ में हमें कम देखने को मिली है। प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज काजिंड। काजिंड एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री की एक्सरसाइज है जो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में कंडक्ट की जाती है। काजिंद का 8th एडिशन अभी कंडक्ट किया गया है। द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द along with other arms and services personnel from the Indian Air Force। मतलब कि इंडिया की आर्म फोर्सेस और कजाकिस्तान की फोर्सेस ने मिलकर इस काजिंड एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, और ये किस रीजन में हुई है? दैट इज कंडक्टेड इन द औली रीजन ऑफ उत्तराखंड। एम क्या रहता है किसी भी एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का? वही कि दोनों जो मिलिट्री है दोनों कंट्रीज की, उनके बीच में कोऑपरेशन इनहेंस हो, कोऑर्डिनेशन इनहेंस हो। इट विल फोकस ऑन ऑपरेशंस इन द सेमी अर्बन एंड माउंटेनियस टेरेन। बेसिकली जो उत्तराखंड वाला टेरेन है, वी ऑल नो माउंटेनियस टेरेन है, सो उस रीजन में भी किस तरह से दोनों कंट्रीज की जो मिलिट्री फोर्सेस है उन्हें कैसे कोऑपरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है। टैक्टिकल ड्रिल्स की जाएंगी। Joint exercise Kajin 2024 will enable both sides to share best practices in tactics, techniques, and procedure of conducting joint operations. Next news is regarding Cruise Bharat mission. Basically, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने एक लॉन्च किया है मिशन जिसका नाम है क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने की बात कर रहा है। इट इज एमिंग टू एट बूस्टिंग द ट्रेमेंडस पोटेंशियल ऑफ cruise tourism in the country and to propel the country's cruise tourism industry by doubling cruise passenger traffic within 5 years। Basically 2024 में ये लॉन्च किया गया है। 2029 तक हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा क्रूज टूरिज्म है वो डबल हो जाए। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इसे इम्प्लीमेंट करिए। इसे 3 फेज में कंडक्ट किया जाएगा। इसके अंतर्गत कुछ इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं या कुछ चीजों पर फोकस किया जाएगा। पहला, द सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल। मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, अभी तक चीजें जो हमारे पास डेवलप ही नहीं है, उस चीज को हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास सबमरीन्स, वर्ल्ड क्लास टर्मिनल्स बने, मरीन्स बने, वाटर के अंतर्गत सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सारी चीजों को एंश्योर किया जाए, पहला। दूसरा, द ऑपरेशन इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। दिस पिलर एम्स टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस इंश्योरिंग स्मूथ एम्बार्केशन, डिसएम्बार्केशन एंड डेस्टिनेशन विजिट्स। बेसिकली किस तरह से एक कह सकते हैं कैसे पैसेंजर्स या टूरिज्म को लाया जाए फिर उन्हें छोड़ा जाए, साथ के साथ उनके डेस्टिनेशन के विजिट्स को स्मूथ करने के लिए हम फोकस कर रहे हैं क्रूज भारत मिशन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम सर्किट इंटीग्रेट भी करेंगे, मतलब कि हमने इंडिया में अपने अलग अलग सर्किट बना रखे, अलग अलग रिलीजन के बेसिस पर, थीम्स के बेसिस पर, सो उन सब सर्किट्स को कनेक्ट करने की बात की जा रही है। The regulatory, fiscal and financial policy will focus on tax scenarios, cruise regulations and the launch of national cruise tourism policy. Next is जल ही अमृत। ये एक इनिशिएटिव है जो कि अमृत 2.0 के अंतर्गत चलाया गया है। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि जो अर्बन एरियाज में वाटर है उसे हम रिसाइकल करें और उसका डिस्चार्ज प्रॉपर वे से कंडक्ट किया जा सके। अमृत मिशन की बात की जाए तो हम अलग अलग इनिशिएटिव प्रोवाइड करेंगे वाटर, क्लीन वाटर को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्रेडिट सिस्टम, अगर किसी चीज का डिस्चार्ज प्रॉपर वे में हो रहा है, इफेक्टिव तरीके से हो रहा है, तो उन्हें क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि उनके अंतर्गत और थोड़ा सा एक कह सकते हैं ना उत्साह आए कि हमें कैसे चीजों को और बेहतर तरीके से करना है। अगर अमृत 2.0 को देखा जाए तो ये 2021 में लॉन्च किया गया था 5 साल के लिए। To provide universal coverage of water supply through functional taps to all household in all statutory
टाउन्स। बात करते हैं रोड टैप की। रोड टैप एक स्कीम है दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। बेसिकली होता क्या है ना, हम अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ावा करना चाहते हैं कि हमारी कंट्री ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट करे। तो उस एक्सपोर्ट के दौरान अगर कोई एक्सपोर्टर कुछ टैक्स, कुछ ड्यूटी, उन सबको रेमिट करने की बात की जाती है, इसलिए हमने रोड टैप स्कीम लाई। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 2021 में लाई गई थी। इसका टाइम पीरियड 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट इज सारथी। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने मिलकर एक प्रोग्राम चलाया है जिसे बोला जा रहा है सारथी 1.0। ये ना सोशल वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, जो डिसएडवांटेज लोग हैं, वल्नरेबल लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, ओबीसी, इन सब कास्ट को बिलोंग करने वाले लोग हैं, उन सब के अंतर्गत अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनको स्कीम्स के लाभ पहुंचाने के लिए, उनको लीगली चीजें प्रोवाइड कराने में और वेलफेयर स्कीम्स उन तक पहुंच सके, इन सब के लिए हमने सारथी स्कीम लॉन्च की है। So this was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा चुकी है। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उसे रेगुलरली अपलोड करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।